नमस्कार दोस्तों, भाइयों, बहनों एवं प्रिय साथियों, जो सभी लोग मुझे इस पूरे दुनिया भर में से कहीं से भी सुन रहे हैं एवं देख रहे हैं। आप सभी लोगों का स्वागत कर रहा हूं मैं इस वीडियो में। आप सभी को बता दूं दोस्तों, यहाँ पर भारत सरकार यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा बनाया गया एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा कराई जाने वाली कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन रिक्रूटमेंट 2023 के अंदर यहाँ पर बहुत बड़ा चेंज एक आया हुआ है आपका फाइनल रिजल्ट के अंदर, सीजीएल के अंदर। मैं आपको बता दूं दोस्तों, भारत देश, दुनिया के भारत देश में हर साल होने वाली कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम की रिक्रूटमेंट होती है और इस बार भी हुई है। और इसके रिगार्डिंग जो एग्ज़ाम थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। आपको बता दूं, इसके टीयर 1 टीयर 2 दोनों ही एग्ज़ाम सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुके हैं। इनके रिजल्ट्स भी आ चुके हैं। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो लोगों को भी पोस्टें मिली हैं, अभी आपको पता लग जाएगा, आपने प्रेफरेंस भरी होगी जिन लोगों ने भी। मैं दोस्तों बता देता हूं, जो लोग पहली बार सीजीएल के बारे में सुन रहे हैं, ये एक ऐसा एग्जाम है, अगर सपोज आप मान लीजिए किसी भी फील्ड में बैचलर्ड है यानी ग्रेजुएट है, तो आप सभी लोग इस जॉब को ले सकते हो भारत देश में, जो कि केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ये आपकी जो है जॉब होती है। यानी कि अगर आप बात करें तो जो जो आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना, उनके जो अलग अलग ऑफिस है, विभाग है, जो कि उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं पूरे देश में आज के समय पे इंडिया में, उनके अंदर ये वैकेंसियां रहती है, लेकिन ग्रेजुएट्स वाली, यानी कि जिस पे एलिजिबिलिटी ग्रेजुएट्स की है। सपोज इन पोस्टों के कुछ नाम आपको बता देता हूँ। सपोज यहाँ पर रहेगा जेएसओ, एएओ, और इसके अलावा इसमें आपका एक सब इन्वेस्टिगेटर भी रहता है और बहुत सारे। और ये एक विभाग में नहीं होता दोस्तों, ये कई अलग अलग विभागों में रहता है। यानी कि ये जो रिक्रूटमेंट होती है ना, ये आपकी अलग अलग विभागों में होती है। किसी की मान लीजिए इनकम टैक्स में हो गई, किसी की जीएसटी में हो गई, तो इस तरीके से अलग अलग विभाग हैं भारत सरकार के पूरे देश में, उसके रिगार्डिंग ये रिक्रूटमेंट चलती है हर साल। तो इस साल भी हुई। इस साल वैकेंसी पहले इन्होंने 7,500 करीब बताई, फिर उसको बढ़ा के 8,415 कर दिया। और अब फाइनली इन्होंने क्या करा है कि कुछ पोस्टों को, आपकी कुछ ऐसी पोस्टें हैं जिसको इन्होंने नोटिफिकेशन से या रिक्रूटमेंट से ही बाहर कर लिया है। यानी कि इतनी इतनी वैकेंसियाँ पहले थी, अब ये वैकेंसियाँ कम से कम 500 से 600 वैकेंसियाँ कम हो चुकी है। आपको पता होगा, एक नोटिस डिस्कस हुआ था जिसमें वैकेंसी इतनी हुई थी। वैकेंसी क्या होती है? वैकेंसी ये होती है, सपोज पहले अगर 7,500 लोगों को ये जॉब मिल रही थी, तो अब 8,415 लोगों को मिल रही है। अब उसके बाद एक और नया चेंज देखने को मिला, जिसमें ये रिजल्ट वाले नोटिस में ये देखने को मिला कि अब आपकी वैकेंसियाँ जो है ना, उनको 7,800 के करीब ऐसा कुछ कर दिया गया है। 7,859 शायद इतने लोगों को सिलेक्ट किया गया है। इसके कारण क्या है? इसके कारण यही है कि अभी तो आप लोग कहोगे कि यार वैकेंसी से भी कम आप लोगों को सिलेक्ट क्यों कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने कुछ पोस्टों की रिक्रूटमेंट कैंसिल करी है। यानी कि एसएससी ने कुछ पोस्टों की रिक्रूटमेंट को वापस लिया है। उसके कारण यहाँ पर स्पष्ट नहीं करे हैं, सिंपल ये बोला है कि हमें अभी इन पोस्टों पर रिक्रूटमेंट नहीं कर रहे हैं। तो ये कुछ पोस्टों के नाम उन्होंने बताए और कहा इसका रिक्रूटमेंट अभी हम वापस ले रहे हैं। तो सब लोगों को समझ आ रहा होगा। अभी ऐसे में जिन लोगों ने उस पोस्ट का अप्लाई करा था, जो पोस्टें वापस हो गई हैं, तो उनका क्या होगा, तो उसके बारे में मैं आपको आगे क्लियर करने वाला हूं। और एक चीज़ और बता दूं, रिजल्ट इसका पहले ही आ गया था फाइनल का। अगर बात करें, लिस्ट भी आ गई थी, कौन लोग सिलेक्ट हुए हैं, कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट सिलेक्ट हुए, किसकी क्या रैंक आई और किसको कौन सा जो है विभाग मिला, सारी चीज़ें डिस्कस हो गई थी हमारी, सिर्फ 2 दिन पहले ही डिस्कस हुई हैं। और आज फिर हमें ये देखने को मिला है कि सीजीएल ने दोबारा रिजल्ट को चेंज करा है और अब फाइनल एक और रिवाइज रिजल्ट निकाला है। अब कारण क्या रहे इस रिजल्ट को रिवाइज करने के, जानेंगे। और किन लोगों का रिवाइज हुआ है, क्या होल आउट रिजल्ट जो है आपका, वो रिवाइज हुआ है, मतलब कि पूरी की पूरी लिस्ट को रिवाइज करा है, या फिर कुछ लोगों का रिजल्ट चेंज हुआ है, सारी जानकारियां जानेंगे। जिन लोगों ने फॉर्म भरा था वो लोगों के लिए तो काफ़ी खास होगा वीडियो, स्पेशली जिन्होंने नहीं भरा है, उनको आने वाले समय में भरना है, तो उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी खास रहेगा। क्योंकि आप मान लीजिए, आप भारत देश में ही नहीं, दूसरे देशों से भी अगर आप मान लीजिए ग्रेजुएट्स हैं किसी भी कोर्स में, और आपके पास नेशनैलिटी इंडिया की है, तो आप इस जॉब पे अप्लाई कर सकते हो।
नेशनैलिटी के लिए कुछ ऐसा नहीं होता है, बस 2-3 डॉक्यूमेंट्स आपके आईडी प्रूफ के तौर पर लगाए जाते हैं और फाइनली आपको नेशनैलिटी यानी भारत की नागरिकता अप्लाई हो जाती है और मिल जाती है। बस उसके बाद आप सभी लोग सभी जगहों पे अप्लाई कर सकते हो जो भी भारत देश में आ रही हैं, स्पेशली इंडियन सिटीजन्स के लिए। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर इंडियन सिटीजन नहीं हो तो नहीं बन सकते, आप अप्लाई करोगे आपको मिल जाएगा इंडियन सिटीजनशिप का सर्टिफिकेट, और उसके बाद आप लोग भी पूरे देश भर में कोई सी भी जॉब है जो भी आ रही है वो ले सकते हो। और ये भारत देश ही नहीं, दूसरे देशों में भी सेम यही फॉर्मेट फॉलो होता है। चलिए आपको बता देते हैं एसएससी का वेबसाइट ये है। अगर बात करें रिजल्ट की और लिस्ट की तो सारी मैंने आपको वीडियो के नीचे प्रोवाइड कराई है, वहाँ से आप सभी लोग देख लेंगे। सबसे पहले आप देखोगे तो 6 दिसंबर यानी कल की इवनिंग के समय ये रिजल्ट रिवाइज हुआ है, जिसको हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। मैं समझता हूँ थोड़ा लेट हो गया है रिजल्ट को डिस्कस करने में, लेकिन हम समझते हैं अगर आप इसको जल्दी से जल्दी शेयर करोगे लोगों तक तो जानकारी समय से पहुँचेगी, उन लोगों को भी पता लगे। जो लोग ये सोच के बैठ गए कि अब हमारा रिजल्ट आ गया, चलो ठीक है हमें ये विभाग मिल गया और ये वाली रैंक आ गई हमारी, ये सब इतना नहीं होना चाहिए। उनको पता लगना चाहिए कि कुछ कैंडिडेट का रिजल्ट रिवाइज हुआ है, अब वो चीज़ जानना लोगों के लिए ज़रूरी है। चलिए आगे चलते हैं। ये रिजल्ट सेक्शन में आके आप इसको रिजल्ट को देखोगे तो इसको हम अभी थोड़ा बाद में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम आएंगे रिजल्ट के नोटिस पर। सबसे पहले आप देखो रिवाइज्ड रिजल्ट, भाई रिजल्ट को रिवाइज कराएं, कह रहे हैं कि डिक्लेरेशन ऑफ रिवाइज्ड फाइनल रिजल्ट ऑफ सीजीएल 2023, सीजीएल का जो रिजल्ट था उसको फाइनल रिजल्ट को रिवाइज कराएं। कह रहे हैं कि जो फाइनल रिजल्ट हमने दिया था 4 दिसंबर में, उसमें हमने बोला था कि 7,859 कैंडिडेट को हम ले रहे हैं जॉब पर। हमने उनको बता भी दिया है कि हम उनको किस किस उस पर ले रहे हैं, मतलब किस किस उनको जो है उनका कौन कौन सा जो है उनको विभाग मिला है, वो उनके प्रेफरेंस के हिसाब से डिपार्टमेंट मिल गया है, तो वो इतने लोगों को मिल चुका है। आफ्टर द डिक्लेरेशन, इस रिजल्ट के बाद पता लगा कि कुछ रिप्रेजेंटेशन जो है रिसीव्ड हुए कमीशन बाय द कमीशन रिगार्डिंग, कमीशन के द्वारा रिगार्डिंग डिसक्रिपेंसी डिस डिस्क्रिपेंसीज इन फाइनल रिजल्ट, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो गड़बड़ हुई हैं विच नेसेसिटेटेड री एग्जामिनेशन ऑफ द फाइनल रिजल्ट, जिसके द्वारा हमें जो है फाइनल रिजल्ट का री एग्जामिनेशन मतलब कि दोबारा उसको चेक करना पड़ा है। और द कमीशन इमीडिएटली अंडरटुक अ कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू of the final result and found that dashed mistakes of 261 candidates, मतलब उन्होंने कहा कि जो यहाँ पर आपका डेस्ट का टेस्ट हुआ था यानी कि एक टाइपिंग वाला जो आपका टेस्ट हुआ था, डेटा एंट्री स्किल टाइपिंग टेस्ट इसका शायद नाम है, जो भी इसका टाइपिंग का नाम था इस टेस्ट का, इसमें क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर देखा गया कमीशन द्वारा कि यहाँ पर 261 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके रिजल्ट में, जिनके डेस्ट के रिजल्ट में मिस्टेक पाई गई और हुज कंप्यूटर टर्मिनल were changed during the skill test due to technical issues, तो were not considered and hence इतने कैंडिडेट जो है वह इनको जो है treated absent in the skill test माना जाएगा। और based on the said review the discrepancy has been rectified and the following changes has been effected in the result initially declared on, तो मतलब जो इस दिन रिजल्ट आया था उसमें ये चेंजेस देखने को मिलेंगे। एक तो आपको ये दिखेगा कि वहाँ पर 261 ऐसे कैंडिडेट रहेंगे जिन्होंने टाइपिंग टेस्ट को क्वालिफाइड करा है, तो वो अब ये कह रहे हैं उनको जो है ये टेक्निकल इशू के कारण दिखाया गया, तो वर नॉट कंसिडर, और अब ये कह रहे हैं कि इतने कैंडिडेट जो है इनको अपसेंट माना जाएगा स्किल टेस्ट में, तो इन लोगों को अपसेंट माना जाएगा। वहाँ पर इन लोगों ने कर क्या दिया था, इतने कैंडिडेट को ये दिखा दिया था, इतने इनके इनके कैंडिडेट को ये दिखाया था, किसी को पास दिखा दिया किसी को कुछ दिखा दिया, हालांकि इनके रिजल्ट में अब इनके अपसेंट आएगा, ये रहेगा। और अब आपको आगे चीज़ें बता दूं, इसके साथ साथ कह रहे हैं कि 23 ऐसे कैंडिडेट हैं हुज वर अर्लियर नॉट सिलेक्टेड हैव नाउ क्वालिफाइड, 23 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्हों का वहाँ पे दिखाया जा रहा है कि उन्होंने कुछ सिलेक्ट नहीं किया, कोई भी प्रेफरेंस नहीं दी या वो सिलेक्ट नहीं हुए, उनका लिस्ट में नाम नहीं है। 23 ऐसे कैंडिडेट है, अब वो लोग क्वालिफाइड है, उनको अपना नाम देखने को मिलेगा। इन्होंने यहाँ पर नहीं बताया वो 23 कैंडिडेट कौन से हैं, आपको खुद दिख जाएगा, आप लोग जो भी नए सिलेक्ट हुए हो उनको सबको मिल जाएगा 23। और कह रहे हैं 23 कैंडिडेट हु वर अर्लियर डिक्लेयर्ड एज सिलेक्टेड हैव नाउ बिकम नॉट क्वालिफाइड इन द रिवाइज रिजल्ट। अब जो रिवाइज रिजल्ट हुआ है उसमें 23 कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिनका रिजल्ट लिए लिखा है कि वो सिलेक्ट हुए हैं, हालांकि वो अब नॉट क्वालिफाइड रखे गए हैं, मतलब वो क्वालिफाइड नहीं थे। तो ये गलतियां हैं एसएससी के द्वारा रिजल्ट में, तो उसको सुधारते हुए एसएससी ने ये चीज़ बताई है। देयर हैज़ also been a change in post category allocation of 49
कैंडिडेट्स। यहाँ पर ऐसे चेंज भी है कि 49 ऐसे लोग हैं जिनकी जो है पोस्ट प्रेफरेंस में, यानी कि 49 ऐसे लोग रहे हैं इस लिस्ट के अंदर जिन्होंने जो है अपनी प्रेफरेंस जो दी थी वही देनी थी। एसएससी ने अपनी गलती से यहाँ पर क्या कर दिया है कि उनकी पोस्ट को कुछ और डाल दिया है लिस्ट में। सपोज किसी ने एएओ, हालांकि एएओ पोस्ट के बारे में आपको आगे बताऊंगा ये है या नहीं है, किसी ने जेएसओ पोस्ट सिलेक्ट किया है, किसी ने सब इन्वेस्टिगेटर को सिलेक्ट किया था अलग अलग विभागों में। तो जिन्होंने भी जो भी पोस्टें सिलेक्ट करी थी जिस भी विभाग में, तो उनके में कह रहे हैं कि उनकी जो कैटेगरी है और पोस्ट जो है उनके एलोकेशन में कि उनको कौन सा मिला है, तो उसके लिए 49 कैंडिडेट्स की डिटेल्स को चेंज करा गया क्योंकि यहाँ पर एसएससी के द्वारा उसमें गलतियाँ हो गई हैं। एसएससी ने वो चीज़ नहीं दी है जो उन कैंडिडेट ने अपनी चुनी है, ठीक है। द रिजल्ट डिक्लेयर्ड बाय द कमीशन, ये तो आपको पता ही कब हो गया था। अब स्टैंड विदड्रॉन, मतलब कि अगर आप ये मान रहे हो कि ये वाला डेट, इसको आप ये मत मान के चलना कि अभी जो आया रिजल्ट और इस वाले को, पुराने वाले को, दोनों को मैच करने बैठ रहे हैं लोग, तो ऐसा मत करो क्योंकि उस रिजल्ट को आप टोटली कैंसिल मान लो और नए वाले रिजल्ट को फाइनल मान लो। ये आपको करना होगा। देखिए कैंसल्ड हो चुका है और जो रिवाइज रिजल्ट है वो भी आ चुका है। आप रिवाइज रिजल्ट भी देख लो। और हालांकि जो पहले वाला नोटिस था कट ऑफ वाला रिजल्ट वाला जो हमने डिस्कस किया था उसको भी अभी आप कैंसिल मानो। फाइनल रिजल्ट जो अभी आया ना, इस वाले की कट ऑफ को भी मानो, इस वाले के लिस्ट को भी मान लो क्योंकि यही एक आपका फाइनल रिजल्ट अब होगा। पहले टीयर का रिजल्ट आपको पता ही है 19 सितंबर को आया था और सेकेंड टीयर का एग्ज़ाम जो है वो 26 और 27 अक्टूबर में हुआ था। ये सभी को पता होगा जो लोगों ने एग्ज़ाम दिया था। अब हम आगे बात करते हैं। तो इन्होंने बता भी दिया था कि वही सेम बातें हैं कि पेपर 1 के अंदर सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के प्रेफरेंस के बेस पर टीयर 2 के एग्जाम में सबको सिलेक्ट किया गया, शॉर्टलिस्ट करा गया। हालांकि सेक्शन 3 जो कि कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट और डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट है, इसके अंदर जो लोग भी है इनको सिर्फ ये वाला एग्जाम सिर्फ पास करना था। याद होगा आपको, टाइपिंग टेस्ट और कंप्यूटर नॉलेज वाले सिर्फ पास करने जरूरी थे और बाकी पेपर 1 के सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में नंबर अच्छे लाने थे जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। ये आप सभी को पता होगा। ये जो एग्ज़ाम है टाइपिंग वाला, ये स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर यानी कि स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर के पोस्ट को छोड़कर बाकी पोस्टों के लिए हुआ था। और जिसने भी सेक्शन 1 और सेक्शन 2 पास नहीं करा है सेपरेटली भी और विद मतलब प्लस करके दोनों को एक साथ मिलाकर भी, तो वो लोग सेक्शन 3 के लिए एलिजिबल नहीं माने गए थे, तो उनका सेक्शन 3 हुआ भी नहीं। ये सभी को पता होगा। सेक्शन 1 और सेक्शन 2 पास करना भी जरूरी था और फिर सेक्शन 3 देना भी, उसको अलग से पास करना था। और सेक्शन 1 और 2 में अच्छे नंबर लाने वालों का सिलेक्शन हुआ है। टीयर सेकेंड में मैं आपको कट ऑफ एक बार बताता चलता हूँ यहाँ पर। हाँ, हर पोस्ट का कट ऑफ बता देता हूँ। सिर्फ यहाँ पर आप ऐसा ही जो आपका स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रुप ग्रेड सेकंड का जो पोस्ट है उसको छोड़कर बाकी पोस्टों का कट ऑफ आप देख सकते हो। अनुसूचित जाति, क्योंकि उनका स्किल टेस्ट नहीं था, मतलब उनका ना तो टाइपिंग टेस्ट हुआ है ना ही कंप्यूटर वाला हुआ है, बाकी उनका वो जो एग्ज़ाम था वो उनका भी हुआ है, तो इसीलिए ये कट ऑफ जो है बाकी सबकी रहेगी उस वाले पोस्ट को छोड़कर। अनुसूचित जाति की कट ऑफ 252 गई है। ऑल ओवर बता रहा हूँ, इसके हिसाब से आपके यहाँ पर कैंडिडेट अवेलेबल, मतलब कि यहाँ पर आप देख सकते हो 7,111 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए, यानी कि ये स्किल टेस्ट को जिनके हुए हैं। सेम एसटी से भी देख सकते हो, अनुसूचित जनजाति से इतनी कट ऑफ गई जिसके हिसाब से इतने लोग सिलेक्ट हुए। ओबीसी और बाकी सब लोग आप देख लेंगे तो इतने लोग इस कैटेगरी से सिलेक्ट हुए। हालांकि इसमें इन्वेस्टिगेटर वाला पोस्ट नहीं इंक्लूड है, ठीक है। अब मैं थोड़ा और आगे चलता हूँ दोस्तों, तो यहाँ पे आपको बता दूँ कि ऑप्शन कम प्रेफरेंस फॉर्म जिन्होंने भी भरे हैं, जिन्होंने भी प्रेफरेंस दिए कि हाँ भाई हमें इस विभाग में इस पोस्ट पे चाहिए, प्रेफरेंस भरी गई थी। आपको बताया था प्रेफरेंस जरूर होती है भरनी। अगर आप नहीं भरते हो तो आप अगर एग्जाम क्वालिफाइड भी होंगे तो आपके हाथ से ये जॉब चली जाएगी। ये चीज़ क्लियर एसएससी ने अपने नोटिसों में दिया हुआ है। अब मैं एक चीज़ और बता दूँ, हु हैड अपीयर्ड इन, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं 52,000। आप देख लो 52,092 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने अपना प्रेफरेंस सबमिट कर दिया था ऑनलाइन में, जिसकी वजह से इसी वजह से जिन्होंने प्रेफरेंस फिल करा है उन्हीं को ही, उनमें से ही कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया जो कि इतने हैं। मतलब अगर बात करें जिन्होंने प्रेफरेंस नहीं दिया तो उनको तो इनको उन्होंने इधर कंसिडर करा ही नहीं है। तो प्रेफरेंस भरना बहुत ज़रूरी था।
चलिए अब मैं आपको बताता हूँ सेक्शन 1 और सेक्शन 2 और सेक्शन 3 का मॉड्यूल 1 जो कि आपका टाइपिंग वाला था। उसके अंदर आपको बता दूँ ऑफ पेपर 1, ये पेपर 1 के ही हैं तीनों पार्ट, और पेपर 2 और पेपर 3 आपको पता ही है 3 पेपर हुए आपके सेकंड ईयर में। और पेपर 1 के अंदर ही आपके 3 सेक्शन है, 2 सेक्शन अलग है, और सेक्शन 3 का मॉड्यूल 1 आपको पता है अलग टाइपिंग का था। तो ये सब लोगों को क्या करना था, इन सब में जो भी आपको यहाँ पर दिख रहे हैं सेपरेटली, सेक्शन 1 अलग से, सेक्शन 2 और मॉड्यूल 1 से मॉड्यूल 1 सेक्शन 3 का, पेपर 1 का, और पेपर 2 और पेपर 3 सभी को अलग अलग से पास करना जरूरी था। जो लोग भी 30% मार्क्स लाए हैं यूआर से, सभी लोग इसमें अपने आप को लिस्ट में देख पाएंगे। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले 25% से ऊपर वाले देख पाएंगे, और एससी एसटी और रिजर्वेशन वाली कैटेगरी वाले 20% से ऊपर अगर लाए हैं तो वो अपने आप को लिस्ट में देख पा रहे होंगे। अब बात करें आपको पता कैसे लगेगा आपके कितने रिजल्ट आए, तो आपको पता ही होगा कि यहाँ पर एक आंसर की आई थी, उस आंसर की में आपको बताया गया था, आप चेक कर सकते थे वहाँ से कि आपके कितने मार्क्स आ रहे थे। अब मैं आपको ये बता दूँ, जो आपका टेस्ट था यानी टाइपिंग टेस्ट था, उसके अंदर आप मैक्सिमम एरर कितने कर सकते थे। यूआर वाले सिर्फ 20% एरर कर सकते थे टोटल मार्क्स में से, और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले 25% एरर कर सकते थे। एरर मतलब अगर उनसे गलतियां हो जाती तो इतने परसेंटेज में कर सकते हैं, इससे ज़्यादा होती है तो वो वहाँ से डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, सभी को पता होगा। और ये अभी नहीं बताया जा रहा, ये नोटिफिकेशन में भी आपको पहले ही क्लियर कर दिया जाता है, जिससे कि आप पहले ही प्रैक्टिस करके चलो। चलिए आगे बढ़ते हैं और बता देते हैं आपको यहाँ पर क्या बोला गया। कैटेगरी वाइज मैं आपको बता दूं, जो टाइपिंग टेस्ट रहे हैं, कंप्यूटर स्किल टेस्ट जिसका भी रहा था, उसके अंदर कितनी कैटेगरी में कितनी जो है कट ऑफ मार्क्स गई है। तो जो लोग भी 21 नंबर से ऊपर लाए अनुसूचित जाति से, वो सभी पास हैं। एसटी से भी सेम, ओबीसी से 24 से ऊपर वाले, और ईडब्ल्यूएस और बाकी सब आप लोग देख लेना, यानी 27 नंबर से ऊपर लाने वाले यूआर में पास हुए हैं इसमें। कैटेगरी वाइज मैं आपको ये भी बता दूं, मॉड्यूल सेकंड जो था, यानी जो आपका टेस्ट टाइपिंग वाला टेस्ट था, उसके अंदर जो लोग भी कट ऑफ ऑन परसेंटेज ऑफ मिस्टेक, जिन्होंने 7% मिस्टेक करी है कम से कम, वो मतलब मैक्सिमम, वो सभी लोग एससी कैटेगरी से सिलेक्ट हुए। जिन्होंने भी 7 से ज़्यादा परसेंटेज मिस्टेक करी है तो वो लोग सिलेक्ट नहीं हुए हैं। सेम एसटी से भी सेम रहेगा। तो डिसेबिलिटी वाले भी देख लेंगे, यूआर में सिर्फ 5% यहाँ पर मिस्टेक अलाउड थी। जिन्होंने 5% से ज़्यादा मिस्टेक करी है, इसका मतलब ये है कि वो लोग सिलेक्ट यहाँ पर नहीं हुए। तो अभी इसमें एक और चीज़ आपको बता दूं, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आपका जो सिलेक्शन हुआ है, वो जो शॉर्ट लिस्टिंग हुई है लोगों की, जो सिलेक्ट हुआ है, वो ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसे देखा गया। तो जेएसओ के लिए आपका पेपर 1 सेक्शन 1 और सेक्शन 2 प्लस पेपर 2 को देखा गया, और स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर में पेपर 1 का सेक्शन 1 सेक्शन 2 प्लस पेपर 2 सेम वही। और बाकी जो पोस्ट हैं जेएस और एसआई को छोड़कर, उनके लिए यानी कि जिसको आप लिस्ट 1 में देखोगे अभी, उसके लिए यहाँ पर कह रहे हैं कि सिर्फ उनका सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के बेस पर सिलेक्शन हुआ है पेपर 1 की। और ये तो सभी को पता है, ये पैटर्न तो आप पहले ही जानते हो, नोटिफिकेशन में भी आपको बताया जाता है। दूसरा आपको एक और चीज़ बता दूं, यहाँ पर ये कह रहे हैं आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में पास होना जरूरी था अगर आपने एएसओ के पोस्ट पे अप्लाई किया था। और यहाँ पर इसमें एम ई ए मतलब ये अलग अलग विभाग है दोस्तों, मैं बताता चलूँगा, इसकी फुल फॉर्म आगे आपको बताएंगे अगर इसमें होगी तो। नोटिफिकेशन में भी है ये, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आप देख सकते हो, ये वाला है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आता है। तो इस तरीके से आपको पता लग पाएगा कि किस विभाग में कौन सी पोस्ट थी। तो जिन्होंने भी CGST वाले में करा था, उनका भी बता दूं कि उनको भी सबको प्रोफिशिएंसी टेस्ट में पास होना जरूरी था। जो लोग पास हुए वो अपने आप को लिस्ट में जरूर देख पा रहे होंगे। और हाँ देखिए, डेस्ट एग्जाम में पास होना किसके लिए जरूरी था, जो कि यूडीसी CBN के अंदर यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स के अंदर अप्लाई किया जिन्होंने, SSA जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में अप्लाई किया, तो टैक्स असिस्टेंट जो कि CBDT और CBIC में अप्लाई किया था वो लोग। पोस्ट कोड आप यहाँ से देख सकते हो, पोस्ट कोड में आगे भी आपको एक एक चीज़ें क्लियर करूंगा पोस्ट कोड के नाम से। चलिए हाँ, तो अब आपको बता दूं, अब यहाँ पर आप लिस्ट में एलोकेशन ऑफ पोस्ट टू बी एलिजिबल, और देखिए आपने अपनी जो पोस्ट प्रेफरेंस थी उसके द्वारा जो लोग भी सिलेक्ट हुए हैं तो उनके, और सब्जेक्ट टू देयर क्वालिफाइंग इन द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टू बी कंडक्टेड बाय द हैज़ बीन प्रोविजनली सिलेक्टेड। कैटेगरी वाइज मैं आपको बता दूं 7,859 लोग यहाँ पर फाइनली सिलेक्ट हुए हैं, ये अपने आपको लिस्ट में देख पाएंगे। और ये लोग अब फाइनली सिलेक्ट हो चुके हैं आपके सारे टीयर्स के एग्जाम देने के बाद। इसके बाद ये लोग प्रेफरेंस भी भर चुके थे। और इनकी वैकेंसी बता दूं तो ईडब्ल्यूएस में आप देखोगे तो इनकी वैकेंसी ईडब्ल्यूएस में 740 थी, जो कि फुल हो गई। SC ST की भी फुल हो गई और UR की भी फुल हो गई, यानी कि आप देख लो कि सारी वैकेंसी यहाँ पर भर गई हैं। सिर्फ 2 वैकेंसी यहाँ वैकेंट रही हैं डिसेबिलिटी वालों में, जो भी वो भी इन तीनों डिसेबिलिटीज़ को छोड़कर। ठीक है, चलिए थोड़ा और आगे आ जाते हैं।
हाँ, तो पहला लिस्ट में आपको दिखाता हूँ कट ऑफ का। अब यहाँ पे आप कट ऑफ समझिए, फाइनल कट ऑफ। अब यहाँ पर कट ऑफ आप समझेंगे मार्क्स के अकॉर्डिंग कौन सा कैंडिडेट लास्ट सिलेक्टेड हुआ है, उसके बारे में डिटेल्स हैं। यानी कि जो लास्ट सिलेक्ट हुआ है कैटेगरी वाइज कैंडिडेट, उसकी डिटेल्स आपको यहाँ मिल जाएंगी। आप ये समझ सकते हो कि अगर आपके मार्क्स इस कैंडिडेट की डिटेल से ऊपर है तो आप सभी लोग सेफ जोन में हो, आप सभी लोग फाइनली लिस्ट में हो। ठीक है, तो आप देख लो कि JSO पोस्ट और इन्वेस्टिगेटर, स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर का जो ग्रेड सेकंड का पोस्ट है, इन दोनों में जो लोग सिलेक्ट हुए हैं उनकी मैं कट ऑफ बता देता हूँ फाइनली। आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा टोटल मार्क्स जो लोग 400.5 से ऊपर लाए हैं EWS कैटेगरी में, वो फाइनली सिलेक्ट हुए इन पोस्टों के लिए। सेकंड ईयर के पेपर सेकंड में जो लोग 116 प्लस 116.5 प्लस मार्क्स लाए हैं वो सभी लोग सिलेक्ट हुए हैं। टीयर सेकंड के पेपर वन के सेक्शन वन में मार्क्स जो 140 प्लस लाए हैं वो लोग सिलेक्ट हुए हैं। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर रही है लास्ट सिलेक्टेड वाले की 2002 के 11 मई को उसका डेट ऑफ बर्थ है, मेल फीमेल जो भी होगा ये कैंडिडेट, उसके बारे में। पोस्ट कोड आप देख सकते हो, ये कैंडिडेट JSO के लिए सिलेक्ट हुआ है। SC के लिए आप देख लेना कट ऑफ सेम JSO पोस्ट में। ST और OBC सभी लोग अपनी अपनी देख लेना। UR में मैं आपको बताता चलता हूँ, UR में आप देखोगे टोटल मार्क्स ये रहे हैं, और ये इनका जो है पेपर सेकंड का है, और ये पेपर फर्स्ट के फर्स्ट सेकंड का है, फर्स्ट सेक्शन का है। तो आप यहाँ से सभी लोग समझ लेना अपनी अपनी कट ऑफ देखते हुए कि आपका जो है कट ऑफ क्या गया है। कट ऑफ मीन हो जाता है कि वहाँ पर वो कट कर देते हैं, मतलब कि ऐसे मार्क्स एक फिक्स कर दिए और उसके नीचे वाले कैंडिडेट को कट कर दिया, मतलब कि उन नीचे वाले कैंडिडेट को सिलेक्ट नहीं किया, ऊपर वाले सारे सिलेक्टेड। तो ये एक हो जाता है कट ऑफ। ये एक मार्क्स डिसाइड करे जाते हैं, इसके लिए बहुत ज़्यादा जो है फॉर्मूले और बहुत ज़्यादा कुछ यूज़ करे जाते हैं। नॉर्मलाइजेशन भी आपको पता ही है, जो SSC यूज़ कर रहा है, आपको मैंने बता रखा है इसके बारे में। तो ये सब आपका रहेगा। JS और SI पोस्ट को छोड़ के आप बाकी सब, जैसे B03 पोस्ट कोड है, इसका नाम आप नीचे देख पाओगे कौन सा पोस्ट है, तो उसके हिसाब से आप कट ऑफ देख लेना। तो सभी लोग यहाँ से अपने अपने कट ऑफ चेक कर सकते हैं अपनी कैटेगरी वाइज और पोस्ट वाइज। अलग अलग पेपर्स के इन्होंने सारे दिए हुए हैं। चलिए इसके बाद में आपको बता देता हूँ एक और चीज़। हाँ, अब देखिए जैसे कि किसी ने असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की पोस्ट सिलेक्ट करी थी, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, ऑडिटर और अकाउंटेंट की जैसी पोस्टें सिलेक्ट करी थी फॉर्म के अंदर, क्योंकि तब तो नहीं पता था ये कैंसिल हो जाएगा, जब फॉर्म आए थे, नोटिफिकेशन आया था और एग्जाम हो रहे थे, तो इन्होंने एकदम से अभी विड्रॉ कराया। तो इसमें आप लोगों का क्या होगा? तो ऐसे में मैं यहाँ तक समझ रहा हूँ कि SSC ये करेगा कि आपने जो अपने नेक्स्ट अभी ऑप्शन प्रेफरेंस में जिन लोगों ने भी एग्जाम दिए और जिन लोगों ने इस पोस्ट के नेक्स्ट वालों को सिलेक्ट किया है ना, सपोज आपने पहले प्रेफरेंस अगर इनको दे दी है और इसके बाद जो प्रेफरेंस रखी है आपने, और वो अगर यहाँ पर रिक्रूटमेंट में अभी भी चल रही है पोस्टें, तो उनमें आपको डेफिनेटली वहीं पर आपके लिस्ट में डाला गया होगा। यानी प्रेफरेंस का कोई कुछ यहाँ पर नुकसान नहीं हुआ है, वो आपको वहाँ पे फायदा मिल गया होगा। अब मैं आपको एक बार बता दूं, B03 मतलब असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जो कि आपका सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस में रहेगा। और ASO का दोबारा पोस्ट जो कि IB इंटेलिजेंस ब्यूरो में, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में भी यही पोस्ट है। और आप देख सकते हो सभी का कि किस किस पोस्ट का किस किस विभाग में है और उसका पोस्ट कोड अलग है। तो आप ये मत समझना कि अगर आप B05 देख रहे हो तो इसका मतलब वो सभी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का है, वो सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे वालों का है। तो इस तरीके से आप सभी का फर्क समझ पाओगे। चलिए, बहुत तरह की पोस्ट है, आप देख रहे हो ना, इतनी सारी पोस्टें और अलग अलग विभागों में। और ये बड़ी जॉब होती हैं, बड़ी जो है रिक्रूटमेंट होती हैं। टाई केसेस के बारे में बात करेंगे तो टाई केस मतलब होता है, मान लीजिए आप और आपका कॉम्पिटिटर सेम, जो आपके साथ एग्जाम में बैठा था, उसने एग्जाम दिया, मेल फीमेल कोई भी, और आपने दिया, तो आपके और उसके मार्क्स सेम आ रहे हैं। तो ऐसे में ये लोग क्या करेंगे, जो कि सेकंड ईयर के पेपर वन में जो लोग ज़्यादा मार्क्स लाए हैं और उसको ये लोग ऊपर प्रेफरेंस में करेंगे। फिर उसके बाद अगर फिर भी आपके सेम मार्क्स आ रहे हैं तो पेपर वन देखेंगे आपका सेक्शन वन, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ देखेंगे, फिर देखेंगे अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में आपका नाम कैसे आ रहा है। सपोज आपका नाम है राम और दूसरे का नाम है रोहन, तो आप देखोगे तो राम में RAM आ रहा है, ठीक है, और रोहन में ROHAN आ रहा है। तो इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पर अगर प्रेफरेंस दी जाएगी, अगर मान लीजिए आपकी एज देख ली, सब कुछ देख लिया, एज मार्क्स सब कुछ बराबर आ रहे हैं, और फिर भी अभी भी कंपटीशन चल रहा है राम और रोहन में, तो ऐसे में वो देखेंगे कि यहाँ तो चलो RR सेम आ गए। अब यहाँ पर देख रहे हैं राम में A पहले आ जाता है, O बाद में आता है रोहन का, तो इस वजह से राम यहाँ पर ऊपर आ जाएगा और रोहन का नाम जो है वो लिस्ट में सेकंड पे चला जाएगा, प्रेफरेंस वाइज, मेरिट वाइज। तो ये यूज़ करा जाने वाला तरीका है SSC द्वारा। ये जो आपको यहाँ दिख रहा है, दो कैंडिडेट के रोल नंबर दिखाए गए, सभी इन दोनों को डिवाइड कर दिया गया है। इनका रिजल्ट अभी नहीं आएगा, ठीक है, फाइनली इनका रिजल्ट नहीं आएगा। ये 10 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका रिजल्ट आने वाले समय पर आएगा, जो कि किसी कारण से अभी नहीं आया है।
हाँ, कोई अलग से कोई लिस्ट अब नहीं आएगी, यही एक फाइनल लिस्ट है आपकी। आप मान लो कि यही आपका फाइनल रिजल्ट है। अभी जिन लोगों को रिजल्ट में नाम नहीं दिख रहा, कुछ लोग ऐसे हैं कि कह रहे हैं हमारा लिस्ट में नाम नहीं है, तो ऐसे में आपको बता दूं, ये आपका रिजल्ट फाइनल आंसर की के बेस पर बनाया गया है। अभी आप लोग कहोगे कि फाइनल आंसर की अभी आई नहीं तो आपने कैसे बना दिया। फाइनल आंसर की बन चुकी है उनके पास, एसएससी वालों के पास। अब मैं आपको बता दूं, ये आपकी सेकंड टीयर वाली अगर आप बात कर रहे हैं तो उसकी मैं आपको बता दूं, फाइनल आंसर की के बिहाफ पर इन्होंने रिजल्ट तो बना दिया है, लेकिन फाइनल आंसर की अभी आपको एसएससी ने वेबसाइट पर नहीं दी है। सेम इसके साथ ही उन्होंने जो भी लोग सिलेक्ट हुए हैं उनकी लिस्ट तो दे दी है, लेकिन अलग से आपको ये नहीं बताया कि क्यों कौन लोग सिलेक्ट हुए कौन लोग नहीं सिलेक्ट हुए। वो एक अलग से एक और लिस्ट आएगी, एक अलग से एक और डेटा आएगा जिसमें ये होगा कि हाँ भाई, इस नाम का कैंडिडेट सिलेक्ट नहीं हुआ क्योंकि इसके इतने मार्क्स आए, इस नाम का कैंडिडेट इसलिए सिलेक्ट नहीं हुआ क्योंकि इसके इतने मार्क्स आए, और इस वाले का सिलेक्शन हो गया क्योंकि इसके इतने मार्क्स आए। तो ये सब चीज़ें एक लिस्ट आएंगी जो कि आप शॉर्टली कह रहे हैं, तो आप इसको 2 से 3 हफ्ते मान के चलो। मैं आपको कह रहा हूँ कि दिसंबर एंड तक आपको इसको देखने को आपको मिल जाएगा। सभी लोगों का रिजल्ट आपको तभी मिलेगा। अभी सिर्फ उनका रिजल्ट देखने को मिलेगा जो लोग फाइनली इस जॉब पे सिलेक्ट हुए। तो इन सभी को जॉब तो मिल गई है, आप देख पा रहे हो, सबके इनके एग्जाम हो गए हैं, ठीक है, इनका सिलेक्शन हो चुका है, इनको प्रेफरेंस मिल गया। अब इनका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा और इनकी ज्वाइनिंग होगी, और फाइनली ये लोग अपने और इन ऑफिस में जाकर, इन डिपार्टमेंट में जाकर अपनी जॉब्स करना चालू कर देंगे। ठीक है, अब मैं आपको एक बार लिस्ट दिखाता चलता हूँ रिजल्ट वाले सेक्शन में। आप वेबसाइट में इधर आओगे, देखो ये आपका रिजल्ट सेक्शन एक बार दिखा दूँ आप सभी को। ये रिजल्ट सेक्शन है, इसमें आपको आना होगा। ये हम आ गए हैं। इसके बाद आप सीजीएल में देखोगे तो 2 लिस्टें आपकी पहले ही आ रखी थी और आप दो दोबारा आ गई है। हम दोनों को डिस्कस करेंगे। पहले हम चलते हैं लिस्ट वन पर। लिस्ट वन तो छोटी ही है, जो कि जेएसओ और स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर की लिस्ट है। इसमें आपको देखने को मिलेगा, मैं आपको बता दूं, हाँ, तो मैं आपको रैंक भी बताता चलूंगा किसकी कितनी रैंक आई है। तो सबसे पहले आप ये देख लो कि यहाँ पर कैंडिडेट का नाम है, जैसे कि आप देख रहे हो, राहुल चौधरी, और फादर का नेम है अमरदीप, और डेट ऑफ बर्थ कैंडिडेट की जो है यहाँ पर लिखी है कि उनका डेट ऑफ बर्थ 1993 के सितंबर महीने की 26 तारीख में हुआ, उनकी कैटेगरी 1 है। अब कैटेगरी 1 में आपको आगे क्लियर करता हूँ, ये जेएसओ के लिए सिलेक्ट हुए हैं और इनकी रैंक जो है 146 आई है, ऑल इंडिया रैंक। अभी इसमें एक और चीज़ अभी जाननी आपकी ज़रूरी है कि ऑल इंडिया रैंक सभी की होगी, चाहे वो कैटेगरी की हो या फिर उनकी यूआर में हो। ठीक है, लेकिन यूआर में जिनकी ऑल इंडिया रैंक होती है, असल में टॉपर उन्हीं को माना जाता है, क्योंकि वो बिना रिजर्वेशन के वो टॉप मार रहे हैं, तो उनको ही टॉपर माना जाएगा। तो मैं इसमें आगे दिखाता हूँ, ऑल इंडिया मतलब पूरे देश से। ठीक है, अभी देखिए, ये अनुसूचित जाति से हैं ये कैंडिडेट, और अनुसूचित जाति से इनकी 146 रैंक आई है। ठीक है, अब आपको अगर जानना है कि इसमें और कोई कम रैंक का बताओ कि और सबसे कम रैंक कौन सी रही है, तो मैं इसमें थोड़ा और आपको दिखा देता हूँ। 16 रैंक, ये कैंडिडेट की रैंक है 16। हाँ, किशन जी मौर्य नाम के कैंडिडेट हैं, इनका रोल नंबर 220101 और 9445, ये इनका रोल नंबर है, और इनका डेट ऑफ बर्थ 1999 का है, और इनकी कैटेगरी 6 है, और इनकी 16 रैंक आई है। तो कैटेगरी 6 आपको जानना है, तो ये ओबीसी से है। तो ये ओबीसी में टॉपर में 16 नंबर पर रहे हैं। आप ऑल इंडिया इनको अभी नहीं मान सकते, ऑल इंडिया उन्हीं को मानेंगे आप जिसमें उनका, जैसे आप ये देख रहे हो, तनुजा भाटी। तनुजा भाटी 2404011175, तनुजा भाटी। सुरेंद्र सिंह भाटी फादर नेम, और 1993 के जून महीने की 10 तारीख का बर्थ है। और इसमें आप अगर देखोगे तो इनकी 9 यानी यूआर कैटेगरी से ये आपकी थर्ड रैंक, यानी कि ऑल इंडिया टॉपर में थर्ड नंबर पर तनुजा भाटी की रैंक है। तो आपको इस तरीके से आपका पता लगेगा। सभी लोग चेक कर सकते हैं, यहाँ पे आपको रैंक 1 भी मिल जाएंगे आसानी से। अगर आप ढूंढते हो, लिस्ट काफ़ी छोटा है, आप आसानी से ढूंढ सकते हो इसके अंदर। मैं भी यही ढूंढ रहा हूँ कि रैंक 1 मिल जाए तो आपको रैंक 1 का नाम बता दूँ, जो कि जेएसओ पोस्ट में रहा है। देखिए, मिल गया है मुझे। हाँ, रैंक आपको जेएसओ में आपको बताता चलूँगा। देखिए, रैंक सबको मिल चुकी है, ये सबकी ऑल इंडिया रैंक ही है, मतलब कि सबको रैंक ऑल इंडिया बेस पर दे दी गई है। ठीक है, ए आई आर जिसको आप कहते हैं ऑल इंडिया रैंक, तो वही है ये। तो सौरभ कुमार वर्मा, जो कि अजीत लाल वर्मा उनके फादर का नेम, और यहाँ पर आप देखोगे तो 1992 के मार्च के 5 तारीख में इनका डेट ऑफ बर्थ, और इन्होंने जो है टॉप किया है। इनकी कैटेगरी जो है वो सब कैटेगरी ईडब्ल्यूएस है, यानी फॉर्म में इन्होंने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी दी है, और एक्चुअल में ये जनरल कैटेगरी से है, यानी जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट ने जो यहाँ पर टॉप करा है जेएसओ पोस्ट के लिए। तो
उनको आप देख पा रहे हो। तो इस तरीके से आप सभी लोग लिस्ट में चेक करोगे। टोटल अगर बात करें तो इसमें आपकी 193 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए इन दोनों पोस्ट के लिए। सेकंड लिस्ट हमारे पास ये आ चुकी है। सेकंड लिस्ट बहुत लंबी है। इसमें अगर बात करें तो यहाँ पर धीरज पचौरिया नाम के कैंडिडेट का नाम है, यहाँ पर फादर नेम आपको दिख रहा है। इनकी रैंक 4729 आई है और इनकी कैटेगरी 1 है और इनकी B16 इनको मिला है। B16 आपकी बात करते हैं, B16 क्या है भाई, तो डायरेक्ट हम इस वाले पेज को लगाएंगे। B16 CGST में इंस्पेक्टर बन गए हैं भाई ये। मतलब कि ये जो धीरज पचौरिया है ये अब CGST के अंदर इंस्पेक्टर बन चुके हैं, जो आपको यहाँ से दिख रहा है। और इनकी रैंक आपको यहाँ से पता लग गई। ये अभी आपके यानी कि ये कैटेगरी कौन सी है इनकी, ये जनरल से हैं, किससे, ये SC अनुसूचित जाति से है कैंडिडेट, ठीक है। तो आपको सभी का यहाँ से दिख जाएगा। मैं एक टॉपर्स में से किसी का एक नाम ढूंढ रहा हूँ यहाँ पे आपको बताने के लिए। देखिए मेरे को 9 रैंक मिली है एक कैंडिडेट की B16 पोस्ट पे, B6 पोस्ट पे। तो मैं इनका नाम बता दूंगा। मोहित गुप्ता कैंडिडेट का नाम है, मोहित गुप्ता, और 14014040000475 मोहित गुप्ता, संजीव कुमार गुप्ता फादर नेम, और 1999 में सितंबर की 8 तारीख का बर्थ है। और इनका जो है ये UR कैटेगरी से है। इनका सब कैटेगरी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है और ये इनका ऑल इंडिया रैंक 9 आया है B6 पोस्ट के लिए, यानी कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में आते हैं। मतलब कि ASO पोस्ट में सिलेक्ट हो चुके हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर। मतलब कि ये एक्सटर्नल अफेयर्स की मिनिस्ट्री में ASO पोस्ट पर सिलेक्ट हुए हैं और इनका ऑल इंडिया रैंक आपको जैसा बताया गया कि 9 है। तो ये आपके सामने पूरा लिस्ट है। आप हर पोस्ट का देख सकते हो कौन टॉपर रहा है, कि किस तरीके से लोगों की रैंक आई है, कितनी कितनी आई है, सभी लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम आते हैं आखिरी पेज पर, आखिरी नाम पर। तो आप देखोगे तो 7656 यहाँ से सिलेक्ट हुए और 193 वहाँ सिलेक्ट हुए। टोटल आप करोगे तो 7859 लोग यहाँ से सिलेक्ट हुए, यानी कि इनके हाथ में जॉब कंफर्म्ड होगी। अब इनका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होकर ज्वाइनिंग होगी और फाइनली इनको जॉब मिल रही होगी, ठीक है। चलिए ये सब आपके साथ डिस्कस हो चुका है CGL का रिजल्ट। अब नेक्स्ट ईयर आएगा 2024 में, तब तक आप क्या करो, नेक्स्ट ईयर वाला सिलेबस, आप इस साल का भी सिलेबस देख के प्रिपरेशन चालू कर सकते हो CGL में। CGL जॉब सही है मेरे हिसाब से, क्योंकि इंडिया के अंदर अगर आपको गवर्नमेंट जॉब करनी है और टॉप्स की जॉब करनी है तो UPSC के बाद अगर बात करें इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, और UPSC जैसे एग्जाम्स के बाद अगर बात करें तो अगर सरकारी डिपार्टमेंट्स की बात करें तो वहाँ पर SSC में CGL एग्ज़ाम को प्रेफरेंस माना जाता है कि वो एक अच्छा एग्ज़ाम है जॉब्स के लिए। मोस्टली लोग SSC में भी तैयारियां करते हैं और UPSC वाला साइड भी लोग देखते हैं, हालांकि नहीं होता तो फिर वो SSC की तरफ ही आते हैं। तो सारी जानकारी आपको पता लग गई इस रिजल्ट के बारे में। कुछ ऐसा पॉइंट रहा हो जो नहीं समझ आ रहा हो, पॉइंट जो भी है आपका कमेंट में बताओ, और इस जानकारी को देश विदेश दुनिया भर तक फैला दो, स्पेशली भारत देश में एक एक गली मोहल्ले जिले तक, यानी कि हरियाणा, झारखंड, उड़ीसा, मेघालय, मणिपुर, एक एक जगह तक आपस में फैलाओ शेयर करके। हम आपसे मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।